आप सभी साथियों को जय श्री श्याम। दोस्तों, हम गुप्त काल में समुद्रगुप्त के बारे में अध्ययन कर रहे थे। इससे पहले हमने गुप्त काल के जो प्रारंभिक शासक हैं, जैसे आपके श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, उनके बारे में अध्ययन किया है। और समुद्रगुप्त के बारे में भी हमने कुछ अध्ययन किया था। समुद्रगुप्त की उपाधियों के बारे में अध्ययन किया। समुद्रगुप्त की जानकारी के जो स्रोत हैं उनके बारे में अध्ययन कर रहे थे। तो प्रयाग प्रशस्ति से संबंधित हमने अध्ययन किया और एरन अभिलेख से भी हमें समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। इसके बाद हम समुद्रगुप्त के द्वारा जो सिक्के जारी किए गए थे उनके बारे में अध्ययन करेंगे। सिक्कों के पश्चात इसका जो साम्राज्य विस्तार है, साम्राज्य विस्तार, उत्तरी भारत की विजय, आर्यावर्त की प्रथम विजय, आर्यावर्त की द्वितीय विजय, दक्षिणापथ की विजय और आट्विक राज्यों की विजय, विदेशियों से संबंधित, पड़ोसी राज्यों से क्या संबंध थे, इन सभी के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो आइए, प्रयाग प्रशस्ति के बाद इनके बारे में एक जानकारी का स्रोत है एरन अभिलेख। एरन अभिलेख से भी इनके बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद हम बात करेंगे समुद्रगुप्त के सिक्के, समुद्रगुप्त के सिक्के। तो दोस्तों, एरन अभिलेख हम बात कर रहे थे समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी के स्रोत, एरन अभिलेख। ये जो एरन अभिलेख है, इस एरन अभिलेख में समुद्रगुप्त को कुबेर, यमराज और पृथु के समान बताया गया है। तो ध्यान रखना है, इस एरन अभिलेख में, इसमें समुद्रगुप्त को, एरन अभिलेख में समुद्रगुप्त को पृथु, कुबेर व यमराज के समान बताया गया है। तो जो एरन अभिलेख है उससे भी हमें समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। समुद्रगुप्त को पृथु, कुबेर और यमराज के समान बताया गया है। अब हम बात करते हैं समुद्रगुप्त के सिक्के। देखिए, समुद्रगुप्त के सिक्के, समुद्रगुप्त के सिक्के। तो समुद्रगुप्त के द्वारा कौन कौन से सिक्के जारी किए गए थे, हम इन सिक्कों के बारे में अध्ययन करते हैं। देखिए, नंबर 1, गरुड़ प्रकार। नंबर 1 में इनके जो सिक्के हैं वो कौन से हैं? गरुड़ प्रकार। आइए, गरुड़ प्रकार के सिक्कों से हमें क्या क्या जानकारी मिलती है। देखिए, एक तो आपको पता है कि गुप्त राजाओं का प्रतीक, गुप्त राजाओं का जो प्रतीक था वो गरुड़ था। गुप्त राजाओं का प्रतीक क्या था? गरुड़। हाँ, तो देखिए दोस्तों, ये जो गरुड़ प्रकार के सिक्के हैं इनके बारे में यदि हम बात करें तो गुप्तों का जो राजकीय चिन्ह था, गुप्त राजाओं का जो राजकीय चिन्ह था वो था गरुड़। तो गरुड़ गुप्त राजाओं का राजकीय चिन्ह था और गुप्त राजाओं का जो राजकीय धर्म है वो है वैष्णव। गुप्त राजाओं का राजकीय धर्म वैष्णव था और इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो क्या था? गरुड़। अब देखिए, इस सिक्के पर हमें क्या जानकारी मिलती है। इस सिक्के से हमें जानकारी मिलती है, इस पे लिखा हुआ है
युद्धों को जीतने वाला राजा स्वर्ग की विजय करता है। राजा स्वर्ग को जीतता है। तो इस सिक्के से हमें क्या जानकारी मिलती है? इस सिक्के पर क्या अंकित है? सैकड़ों युद्धों को जीतने वाला राजा स्वर्ग को जीतता है। और इसके पृष्ठभाग पर, इसका जो पृष्ठभाग है, पृष्ठभाग, इसके पृष्ठभाग पर देखिए सिंहासन पर आसीन देवी का चित्र उत्कीर्ण है। सिंहासन पर आसीन देवी का चित्र उत्कीर्ण है। इसके पृष्ठभाग पर सिंहासन पर आसीन देवी का चित्र उत्कीर्ण है तथा इस पर पराक्रमः शब्द अंकित है। इस पर पराक्रमः शब्द अंकित है। तो ये जो आपका गरुड़ प्रकार का जो सिक्का है उसकी यदि हम बात करें तो गुप्तों का जो राजकीय धर्म है वो वैष्णव धर्म था। गुप्तों का जो प्रतीक चिन्ह था वो गरुड़ था। इसके पश्चात इस सिक्के से हमें क्या जानकारी, क्या लिखा हुआ है इस पे? सैकड़ों युद्धों को जीतने वाला राजा स्वर्ग को जीतता है। और इसके पृष्ठभाग पर सिंहासन पर आसीन देवी का चित्र उत्कीर्ण है तथा कौन सा शब्द लिखा हुआ है? पराक्रमः। इसमें कौन सा शब्द लिखा हुआ है? पराक्रमः शब्द लिखा हुआ है। तो ये कौन सी प्रकार का सिक्का हो गया? गरुड़ प्रकार का। इसके बाद हम बात करें अश्वमेघ प्रकार, दूसरे सिक्के की यदि हम बात करें, अश्वमेघ प्रकार। ये जो अश्वमेघ प्रकार के सिक्के हैं इन पर इनकी रानी दत्त देवी का नाम मिलता है। तो रानी दत्त देवी का नाम मिलता है। रानी दत्त देवी का नाम मिलता है। अश्वमेघ प्रकार के जो सिक्के हैं उन पर रानी दत्त देवी, इनकी पत्नी यानी रानी का नाम मिलता है दत्त देवी। और इसके मुख भाग पर, इसके मुख भाग पर ये जो सिक्का है इसके मुख भाग पर यज्ञयूप पर बंधे हुए घोड़े का चित्र, इसके मुख भाग पर यज्ञयूप पर बंधे हुए घोड़े का चित्र तथा राजाधिराज पृथ्वी को जीतकर, राजाधिराज पृथ्वी को जीतकर अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन करता है। राजा पृथ्वी को जीतकर अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन करता है। जो अश्वमेघ प्रकार के सिक्के हैं उस पर तो रानी दत्त देवी का नाम मिलता है और इसका जो मुख भाग है, मुख भाग पर यज्ञयूप पर बंधे हुए यज्ञयूप पर बंधे हुए घोड़े का चित्र है तथा राजाधिराज पृथ्वी को जीतकर अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन करता है, ये अंकित है। आप ध्यान रखेंगे जो प्रयाग प्रशस्ति है उससे अश्वमेघ की जानकारी नहीं मिलती है। प्रयाग प्रशस्ति से
अश्वमेध यज्ञ की जानकारी नहीं मिलती, यज्ञ की जानकारी नहीं मिलती है। ध्यान रखना है, जो प्रयाग प्रशस्ति है हरिसेन की, उससे हमें या उसमें हमें अश्वमेध यज्ञ की जानकारी नहीं मिलती। और यह समुद्रगुप्त के द्वारा जो अश्वमेध यज्ञ करवाया गया था, अश्वमेध यज्ञ की जानकारी एक तो स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभ लेख से मिलती है। तो ध्यान रखना है, जैसे अपन यहाँ नोट करें, यहाँ इसको लिख देते हैं, समान बताया गया है, बताया गया है। तो समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था, इसकी जानकारी हमें स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभ लेख और प्रभावती गुप्त के पूना ताम्रपत्र लेख से मिलती है। तो ध्यान रखना है, अश्वमेध यज्ञ की जानकारी, अश्वमेध यज्ञ की जानकारी, अश्वमेध यज्ञ की जानकारी हमें कहाँ कहाँ से मिलती है। तो एक तो स्कंदगुप्त का भीतरी अभिलेख नंबर 1, स्कंदगुप्त का भीतरी अभिलेख, और नंबर 2 प्रभावती गुप्त का पूना ताम्रपत्र लेख, प्रभावती गुप्त का पूना ताम्रपत्र लेख। इन दोनों से हमें जानकारी मिलती है कि समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था। तो एक तो गरुड़ प्रकार के सिक्के हो गए, एक अश्वमेध प्रकार के। इसके बाद हम बात करते हैं धनुर्धारी प्रकार के। धनुर्धारी प्रकार नंबर 3, धनुर्धारी प्रकार, धनुर्धारी प्रकार। तीसरे गरुड़ प्रकार, अश्वमेध प्रकार, इसके बाद है धनुर्धारी प्रकार। देखिए इसके मुख भाग पर, इसके मुख भाग पर सम्राट धनुष बाण लिए हुए खड़ा है, सम्राट धनुष बाण लिए हुए खड़ा है। इसके मुख भाग पर सम्राट धनुष बाण लिए हुए खड़ा है, और पृष्ठ भाग पर, इसके पृष्ठ भाग पर देखिए, इसके पृष्ठ भाग पर सिंहासन वाहिनी देवी, सिंहासन वाहिनी देवी। तो इसके मुख भाग पर तो सम्राट धनुष बाण लिए हुए है, और पृष्ठ भाग पर सिंहासन वाहिनी देवी का चित्र, सिंहासन वाहिनी देवी का चित्र, तथा अप्रतिरथ है, अंकित है, अंकित है। तो तीसरे जो प्रकार के सिक्के हैं वो कौन से हैं? धनुर्धारी प्रकार के सिक्के। तीसरे कौन से हैं? धनुर्धारी। इसके बाद हम बात करें व्याघ्र हनन नंबर 4। यदि हम बात करें व्याघ्र हनन प्रकार के सिक्के नंबर 4 पे यदि हम बात करें तो सिक्कों का नाम कौन किस प्रकार के सिक्के हैं? व्याघ्र हनन। जिसके मुख भाग पर, इसके मुख भाग पर देखिए, ये जो व्याघ्र हनन है इसका जो मुख भाग है, इसके मुख भाग पर धनुष से व्याघ्र का आखेट करते हुए दिखाया गया है। धनुष से व्याघ्र का
आखेट करते हुए, आखेट करते हुए दिखाया गया है। इसके मुख भाग पर धनुष से व्याघ्र का आखेट करते हुए दिखाया गया है। इसी प्रकार इसमें उपाधि मिलती है व्याघ्र पराक्रम। इसमें उपाधि कौन सी मिलती है? व्याघ्र पराक्रम। व्याघ्र पराक्रम है, इसमें उपाधि कौन सी मिलती है? व्याघ्र पराक्रम है। तथा इस सिक्के पर मकर वाहिनी गंगा का चित्र है। मकर वाहिनी गंगा का चित्र बना हुआ है। मकर वाहिनी गंगा का चित्र बना हुआ है। तो ये नंबर 4 हो गया आपका व्याघ्र हनन। इसके बाद यदि हम बात करें वीणा वादन, नंबर 5 यदि हम बात करें, नंबर 5 वीणा वादन। वीणा वादन प्रकार के। तो समुद्रगुप्त वीणा बजाने का शौकीन था। इसकी जानकारी हमें उसके द्वारा चलाए गए सिक्कों से भी मिलती है, उसके द्वारा चलाए गए सिक्कों से भी मिलती है। तो एक तो ये जो वीणा वादन प्रकार के सिक्के हैं, इन पर महाराज धीराज, महाराजा धीराज, महाराजा धीराज श्री समुद्रगुप्त अंकित है। समुद्रगुप्त महाराजा धीराज समुद्रगुप्त अंकित है। और इसका जो मुख्य भाग है उस पर इसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। मुख्य भाग पर इन्हें वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। और जो इसका पृष्ठ भाग है, इस पर लक्ष्मी देवी का चित्र उत्कीर्ण है। जो इसका पृष्ठ भाग है, इस पृष्ठ भाग पर लक्ष्मी देवी का चित्र उत्कीर्ण है। तो ये समुद्रगुप्त के द्वारा जारी किए गए कुछ सिक्के हैं। नाम याद रखना है आपको। गरुड़ प्रकार, अश्वमेघ प्रकार, आपका धनुर्धारी प्रकार है, व्याघ्र हनन है, और एक है वीणा वादन। इसके बाद एक सिक्का और बचता है परशु प्रकार का। एक सिक्का और चलाया गया था परशु प्रकार, उसका हम आगे अध्ययन करते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, तो एक सिक्का और बचा हुआ है इनका, परशु प्रकार का सिक्का। परशु प्रकार का सिक्का, परशु प्रकार नंबर 6। तो इसके मुख भाग पर परशु हाथ में लिए हुए दिखाया गया है। बाएं हाथ में परशु धारण किए हुए दिखाया गया है। तो इसमें एक लाइन नोट कर लेते हैं। इसके मुख भाग पर बाएं हाथ में परशु धारण किए हुए है। मुख भाग पर परशु धारण किए हुए हैं। तो ये थे समुद्रगुप्त के सिक्के, समुद्रगुप्त के द्वारा जारी किए गए कुछ सिक्के। अब हम समुद्रगुप्त की विजय अभियान के बारे में चर्चा करते हैं। समुद्रगुप्त का जो साम्राज्य विस्तार है उसने कहाँ कहाँ अधिकार किया, तो इसका दिग्विजय अभियान की बात करते हैं। समुद्रगुप्त का दिग्विजय अभियान, समुद्रगुप्त का
दिग्विजय अभियान। तो दिग्विजय अभियान में हम बात करेंगे कहाँ कहाँ किन किन राजाओं को पराजित किया। सबसे पहले हम बात करते हैं आर्यावर्त की प्रथम विजय। सबसे पहले हम बात करते हैं आर्यावर्त की प्रथम विजय। देखिए दोस्तों, पहला इसमें बिंदु है आपका आर्यावर्त की प्रथम विजय। आर्यावर्त की प्रथम विजय। सबसे पहले हम बात करते हैं आर्यावर्त की प्रथम विजय। देखिए, इसमें सर्वप्रथम 3 राजाओं को, उत्तरी भारत के 3 राजाओं को पराजित किया था। एक तो इसकी जानकारी हमें प्रयाग प्रशस्ति की 13वीं 14वीं पंक्ति से मिलती है। इसकी जो जानकारी है वो प्रयाग प्रशस्ति की 13वीं व 14वीं पंक्ति से मिलती है। जो प्रयाग प्रशस्ति उसमें कुल 33 पंक्तियां हैं। कुल कितनी पंक्तियां हैं? 33। तो 13वीं व जो 14वीं जो पंक्ति है उससे हमें समुद्रगुप्त के द्वारा आर्यावर्त की प्रथम विजय के बारे में जानकारी मिलती है। और ये जो क्षेत्र है ये विंध्याचल पर्वत से हिमालय के बीच का क्षेत्र था। ये जो आर्यावर्त है विंध्याचल पर्वत से हिमालय का क्षेत्र, विंध्याचल पर्वत से हिमालय का क्षेत्र। देखिए, विंध्याचल पर्वत से हिमालय का क्षेत्र, विंध्याचल पर्वत से हिमालय का क्षेत्र। तो इस विजय अभियान में समुद्रगुप्त ने उत्तरी भारत के 3 राजाओं को पराजित किया था। तो समुद्रगुप्त ने उत्तरी भारत के 3 राजाओं को पराजित किया। अच्युत, नागसेन एवं कोटकुलज जो 3 राजा हैं। तो देखिए कौन कौन से हैं 3 राजा, कौन कौन से हैं? अच्युत, नागसेन और कोटकुलज। अच्युत, नागसेन और कोटकुलज, इन 3 राजाओं को आर्यावर्त की प्रथम विजय के दौरान पराजित किया गया। इसकी जानकारी हमें प्रयाग प्रशस्ति की 13वीं व 14वीं पंक्ति से मिलती है। इसके बाद हम बात करते हैं दक्षिणापथ की विजय, नंबर 2। दक्षिणापथ की विजय। देखिए दोस्तों, तो दक्षिणापथ में समुद्रगुप्त के द्वारा 12 राजाओं को पराजित किया गया था। उत्तर भारत में 9 राजाओं को पराजित करेंगे। अभी आर्यावर्त की दूसरी जो विजय है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। जो दक्षिणापथ की विजय है उसमें 12 राजाओं को पराजित किया गया था। और इस दक्षिणापथ की विजय की जानकारी 19वीं व 20वीं पंक्ति से मिलती है। दोस्तों, इसकी जो जानकारी है 19वीं व 20वीं पंक्ति से, इसकी जो जानकारी है 19वीं 20वीं पंक्ति से मिलती है। और दक्षिण के राजाओं के साथ समुद्रगुप्त ने ग्रहण मोक्षानुग्रहण की नीति अपनाई थी। ध्यान रखना है, इन राजाओं के साथ समुद्रगुप्त की जो नीति थी उसका नाम है ग्रहण मोक्षानुग्रहण की नीति। नीति का नाम है ग्रहण मोक्षानुग्रहण।
ध्यान रखेंगे, दक्षिण भारत के राजाओं को जब इन्होंने पराजित किया, इसकी जानकारी हमें 19वीं 20वीं पंक्ति से मिलती है। और इन राजाओं के खिलाफ कौन सी नीति अपनाई गई थी? ग्रहण मोक्षा अनुग्रहण की नीति। देखिए, इनको हम अलग अलग बात करते हैं। ग्रहण, जैसे सबसे पहले हम बात करें ग्रहण शब्द की बात करें, ग्रहण तो इसका अर्थ होता है पराजित राजाओं को कर देने योग्य बनाना। पराजित राजाओं को कर देने को बाध्य किया गया, कर देने के लिए बाध्य करना। तो जो ग्रहण शब्द है, इसमें ग्रहण शब्द का अर्थ क्या हुआ? कर देने के लिए बाध्य करना। इसके बाद यदि हम बात करें मोक्ष, मोक्ष मोक्ष का अर्थ होता है विजय के पश्चात, अधिकार करने के पश्चात उन्हें क्षमा कर देना। तो विजय के बाद, विजय के पश्चात क्षमा कर देना। विजय के पश्चात क्षमा कर देना। और तीसरा है अनुग्रह, अनुग्रह यानी उनका राज्य वापस लौटा देना। तीसरा है अनुग्रह, इसका अर्थ होता है उनका राज्य वापस लौटा देना, उनका राज्य वापस लौटा देना। तो ये ध्यान रखना है, दक्षिणापथ के जो राजा हैं उनके विरुद्ध इन्होंने कौन सी नीति अपनाई थी? ग्रहण मोक्षानुग्रहण की नीति। कौन सी नीति अपनाई थी? ग्रहण मोक्षानुग्रहण की नीति। तो ग्रहण का अर्थ है कर देने के लिए बाध्य करना, मोक्ष विजय के पश्चात उन्हें क्षमा कर देना, और अनुग्रह उनका राज्य उन्हें वापस लौटा देना। तो ये कौन सी नीति कहलाती है? कौन सी नीति कहलाती है? ग्रहण मोक्षानुग्रहण की नीति कहलाती है। अब देखिए, दक्षिणापथ के कौन कौन से राजा थे? दक्षिणापथ के, एक तो ध्यान रखना है, 12 राजाओं को पराजित किया था। 12 राजाओं को पराजित किया था। दक्षिणापथ के कितने राजाओं को पराजित किया गया था? 12 राजाओं को पराजित किया गया था। अब देखिए कौन कौन से 12 राजा हैं, उनके बारे में अध्ययन करते हैं। जैसे नंबर 1, कौशल। कौशल का शासक था महेंद्र। कौशल का शासक कौन है? महेंद्र। इसके बाद महाकांतार। महाकांतार का राजा था व्याघ्रराज। महाकांतार का राजा कौन है? व्याघ्रराज। कौशल का महेंद्र, महाकांतार का व्याघ्रराज। इसके बाद है कुराल। कुराल का मंटराज। कुराल का कौन है? मंटराज। कुराल का राजा कौन है? मंटराज। इसके बाद देखिए पिष्टपुर का महेंद्रगिरी। पिष्टपुर का महेंद्रगिरी। पिष्टपुर का कौन था? महेंद्रगिरी। इसके बाद हम बात करें कोट्टूर। कोट्टूर। कोट्टूर का राजा है स्वामी दत्त। कोट्टूर का राजा कौन था? स्वामी दत्त। इसके बाद अरंडपल। इसके बाद है अरंडपल। अरंडपल का है दमन।
अरंडपल का राजा कौन था? दमन। इसके बाद है काच्ची। काच्ची का राजा है विष्णुगोप। काच्ची का राजा कौन है? विष्णुगोप। इसके बाद हम बात करें अवमुक्त। अवमुक्त अवमुक्त का राजा है नीलराज। अवमुक्त का राजा कौन है? नीलराज। इसके बाद वेंगी। वेंगी वेंगी का है हस्तिवर्मा। वेंगी का कौन है? हस्तिवर्मा। पलक। पलक पलक का है उग्रसेन। पलक का कौन है? उग्रसेन। इसके बाद देवराष्ट्र। देवराष्ट्र देवराष्ट्र का है कुबेर। देवराष्ट्र का कौन है? कुबेर। इसके बाद कुस्थलपुर। कुस्थलपुर और कुस्थलपुर का है धनंजय। धनंजय। कुस्थलपुर का कौन था? धनंजय। तो ये 12 राजा हैं। दक्षिणापथ की जो विजय है उसकी जानकारी 19वीं 20वीं पंक्ति से मिलती है और यहाँ इन 12 राजाओं को पराजित किया गया। कौशल का महेंद्र, महाकांतार का व्याघ्रराज, कुराल का मंटराज, पिष्टपुर का महेंद्रगिरी, कोट्टूर का स्वामीदत्त, अरंडपल का दमन, काच्ची का विष्णुगोप, महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना है। अवमुक्त का नीलराज, वेंगी का हस्तिवर्मा, पलक का उग्रसेन, देवराष्ट्र का कुबेर और कुस्थलपुर का कौन था? धनंजय। तो ये 12 राजा हैं। इनके विरुद्ध कौन सी नीति अपनाई थी? ग्रहण मोक्षानुग्रहण की नीति। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं आर्यावर्त का द्वितीय युद्ध या आर्यावर्त की द्वितीय विजय। इसके बाद है आर्यावर्त का द्वितीय युद्ध। आर्यावर्त का सेकंड युद्ध। आर्यावर्त का सेकंड। आर्यावर्त का प्रथम अभियान पढ़ लिया हमने, दक्षिणापथ अभियान पढ़ लिया। इसके बाद हम बात करते हैं आर्यावर्त का सेकंड युद्ध। तो ये उत्तरी भारत के 9 राजाओं को पराजित करते हैं और इसकी जानकारी हमें 21वीं पंक्ति से मिलती है। एक तो इसकी जो जानकारी है दोस्तों वो किससे मिलती है? 21वीं पंक्ति से मिलती है। ये लो, इसकी जानकारी किससे मिलती है? 21वीं पंक्ति से। और उत्तरी भारत के 9 राजाओं को पराजित किया। उत्तरी भारत के 9 राजाओं को पराजित किया और इन राजाओं के साथ प्रसभोद्धरण की नीति अपनाई। नीति देखिए कौन सी है? ये जो नीति है प्रसभोद्धरण, यानी उनका उन्मूलन कर दिया गया। प्रसभोद्धरण अर्थात उन्मूलन, जड़ से उखाड़ फेंकना। उन्मूलन, जड़ से उखाड़ फेंकना। इन राज्यों को समुद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य का हिस्सा बनाया। ध्यान रखना है, इन्हें साम्राज्य का
हिस्सा बनाया। तो अभी हमने बात की थी जो दक्षिणापथ था उसके साथ ग्रहण मोक्षानुग्रहण की नीति थी, और इनके साथ कौन सी नीति है, प्रस्वोधन यानी उन्मूलन करना, और इन्हें अपने साम्राज्य का हिस्सा बना लिया। अब देखिए कौन कौन से 9 राजाओं को इन्होंने पराजित किया था। जैसे हम बात करें कौशाम्बी, सबसे पहले हम बात करें कौशाम्बी का रुद्रदेव नंबर 1, कौशाम्बी का है रुद्रदेव। कौशाम्बी का कौन है, रुद्रदेव। इसके बाद यदि हम बात करें इंद्रपुर का मत्तिल या मंतिल, इंद्रपुर का मत्तिल, इंद्रपुर का कौन है, मत्तिल। मथुरा का नागदत्त, मथुरा का कौन है, नागदत्त। मथुरा का कौन था, नागदत्त। इसी प्रकार पूर्वी बंगाल का चंद्रवर्मा, पूर्वी बंगाल का चंद्रवर्मा, पूर्वी बंगाल का चंद्रवर्मा। विदिशा का गणपति नाग, विदिशा का है गणपति नाग। विदिशा का कौन है, गणपति नाग। इसी प्रकार अहिछत्र का नंदी, अहिछत्र का नंदी। अहिछत्र का है नंदी। इसी प्रकार कामरूप का बलवर्मा, कामरूप का कौन है, बलवर्मा। और इसके बाद जैसे हम बात करें नंबर 8 नागसेन, और नंबर 9 अच्युत। तो ये आर्यावर्त का सेकंड युद्ध है। इसकी जानकारी हमें 21वीं पंक्ति से मिलती है, और यहाँ कितने राजाओं को पराजित किया जाता है, 9 राजाओं को पराजित किया जाता है। इसके बाद हम बात करें आट्विक जातियों पर आक्रमण। इसके बाद अगला बिंदु है अपना आट्विक जातियों पर आक्रमण। आट्विक जातियों पर भी आक्रमण किया था, क्योंकि इन्होंने समुद्रगुप्त के दक्षिणापथ की विजय में बाधा का कार्य किया था। दक्षिणापथ की विजय में बाधा का कार्य किया था। तो एक तो इसकी जो जानकारी है वो 21वीं पंक्ति से मिलती है, ध्यान रखें। जानकारी प्रयाग प्रशस्ति की 21वीं पंक्ति से मिलती है, 21वीं पंक्ति से मिलती है। और ये विंध्य पर्वत, इनका जो क्षेत्र था विंध्य पर्वत के आसपास था। इनका जो क्षेत्र था वो विंध्य पर्वत के आसपास था। प्रयाग प्रशस्ति से हमें जानकारी मिलती है प्रयाग प्रशस्ति से हमें जानकारी मिलती है कि नागपुर व जबलपुर के मध्य, नागपुर व जबलपुर के मध्य के निकटवर्ती
18 राज्यों का समूह था। यहाँ 18 राज्यों का समूह था। इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? प्रयाग प्रशस्ति से। और इनके ऊपर जो आक्रमण किया गया उसका कारण क्या था? ये जो आठवीं जाति है, इन्होंने समुद्रगुप्त के दक्षिण अभियान में बाधा का कार्य किया था। तो इन्होंने समुद्रगुप्त के दक्षिण अभियान में या दक्षिणापथ के अभियान में बाधा उत्पन्न की थी। बाधा उत्पन्न की, इसीलिए इनके ऊपर आक्रमण किया जाता है। इसके बाद देखिए और समुद्रगुप्त के द्वारा इनको पराजित किया गया और इन्हें अपना सेवक बनाया। ये निरंतर कर देते रहे, इन्हें अपना सेवक बनाया, ये निरंतर कर देते रहे। तथा ये याद रखना है कितने राजा हैं? 18। कितने हैं? 18 राज्य थे। 18 राज्यों का एक समूह था। यहाँ अभियान किया गया क्योंकि बाधा उत्पन्न करते थे। इस प्रकार इन्होंने 8वीं जातियों पर भी अधिकार कर लिया था। इसके बाद देखिए इसके बाद है सीमावर्ती राज्यों से युद्ध। सीमावर्ती राज्यों से युद्ध, इसको देखिए एक बार। इसकी जो जानकारी है 22वीं 23वीं पंक्ति से मिलती है। इसकी जो जानकारी है वो किससे मिलती है? 22वीं 23वीं पंक्ति से। इसमें कुछ राज्य हैं, देखिए सीमावर्ती राज्य थे। सीमावर्ती कुछ राज्य हैं, देखिए नेपाल, असम, डवाक, एक था कामरूप और कर्तपुर। कामरूप व कर्तपुर, ये कुछ सीमावर्ती राज्य हैं। इनको भी इसने पराजित किया। कर्तपुर को पराजित किया, तो सीमावर्ती राज्यों से युद्ध, इसकी जानकारी हमें 22वीं व 23वीं पंक्ति से मिलती है। 22वीं और 23वीं। नेपाल, असम, डवाक, कामरूप और कर्तपुर को इन्होंने पराजित किया। प्रयाग प्रशस्ति से हमें जानकारी मिलती है। प्रयाग प्रशस्ति से हमें जानकारी मिलती है कि ये राज्य नंबर 1, ये राज्य कर देते थे, पराजित किया इनको, और ये राज्य कर देते थे। नंबर 2, समुद्रगुप्त की आज्ञा का पालन करते थे, आज्ञा का पालन करते थे। और नंबर 3, राजधानी में आकर अभिवादन करते थे, राजधानी में आकर अभिवादन करते थे। ये देखिए, तो आर्यावर्त का सेकंड युद्ध हो गया, 8वीं जातियों पर आक्रमण और सीमावर्ती राज्यों से युद्ध। और इसके बाद अगला जो अंतिम बिंदु है वो विदेशी राजाओं के प्रति इनकी क्या नीति थी उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
इसके बाद देखिए दोस्तों, अंतिम पार्ट आता है आपका समुद्रगुप्त में विदेशियों के प्रति नीति। अंतिम पार्ट है विदेशियों के प्रति नीति। समुद्रगुप्त की विदेशियों के प्रति क्या नीति थी? तो जो प्रयाग प्रशस्ति है, प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार इन्होंने मैत्री नीति अपनाई थी, यानी दोस्ती की, मित्रता की नीति अपनाई थी प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार। प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार विदेशी राज्यों ने समुद्रगुप्त के साथ मैत्री संधियां की थी। जो विदेशी राज्य थे उन्होंने समुद्रगुप्त के साथ मैत्री संधियां की थी, और इसमें कुछ राज्य थे, जैसे विदेशी राज्य हैं, कुछ विदेशी राज्य, कुछ विदेशी राज्य हैं कुषाण, शक, मुरुंड, कुषाण, शक, मुरुंड, सिंहल व जावा द्वीप, ये कुछ पड़ोसी विदेशी राज्य हैं, कुषाण, शक, मुरुंड, सिंघल व जावा द्वीप। तो इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने आत्मनिवेदन की नीति अपनी, इनकी जो नीतियां हैं वो नीतियां देखिए एक बार, हम अलग अलग बिंदु पे चर्चा करते हैं। इनकी जो नीतियां हैं उनको देखिए, कौन कौन सी नीतियां अपनाई गई। पहली नीति है आत्मनिवेदन, आत्मनिवेदन यानी समुद्रगुप्त के समक्ष उपस्थित होना। समुद्रगुप्त के समक्ष उपस्थित होना। इसके बाद नंबर 2 है, नंबर 2 कन्योपदान, यानी सुदृढ़ मैत्री हेतु अपनी कन्याओं को गुप्त राजाओं से विवाह करने के लिए यानी भेज देना, ये मान लीजिए आप। सुदृढ़ मैत्री हेतु, सुदृढ़ मैत्री हेतु अपनी कन्याओं का विवाह करना। कहाँ? गुप्त वंश के राजाओं के साथ, गुप्त वंश के राजाओं के साथ। इसके बाद है दान, नंबर 3 है दान। तो यहाँ दान का अर्थ है उपहार देना, यहाँ दान का अर्थ क्या है? उपहार देना। दान का अर्थ क्या है? उपहार देना। और नंबर 4 जो गरुड़ के प्रतीक थे, जो मुद्रा गरुड़ प्रतीक थी, उन प्रतीकों को स्वीकार करना। तो गरुड़ मुद्रा युक्त आज्ञा पत्रों को स्वीकार करना। गरुड़ मुद्रा युक्त आज्ञा पत्रों को स्वीकार करना। ये कुछ नीतियां थी जिन्होंने समुद्रगुप्त के साथ अपनाई थी, यानी शांति की नीतियां हैं, मैत्री की नीतियां हैं। आप याद रखेंगे श्रीलंका का शासक था मेघवर्मन। नोट
श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने, श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने बोध गया में विहार बनाने की अनुमति मांगी थी। किससे? समुद्रगुप्त से। बोध गया में एक विहार बनाने की अनुमति मांगी थी। इसी प्रकार नंबर 2, वसुबंधु व असंग जैसे बौद्ध विद्वानों को समुद्रगुप्त ने संरक्षण दिया। तुम कह सकते हैं कि इनकी जो नीति थी वो कौन सी नीति कहलाई? धार्मिक सहिष्णुता की नीति। जबकि प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार ये ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे। नंबर 3, प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार ये ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे। और आपको पता है ये वीणा बजाते थे, वीणा बजाने के शौकीन थे। सिक्कों पर दिखाया गया है, वीणा बजाने के शौकीन थे। और स्मिथ ने इन्हें क्या कहा? भारत का समुद्रगुप्त। स्मिथ ने भारत का नेपोलियन। इन्हें क्या कहा गया? भारत का नेपोलियन। तो दोस्तों ये थे समुद्रगुप्त के बारे में हमने पूरा कंप्लीट डिटेल से अध्ययन करने का प्रयास किया है। आप इस वीडियो को 1-2 बार देखेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको कवर हो जाएंगी। अब समुद्रगुप्त के बाद यद्यपि जो प्रसिद्ध शासक हैं वो तो चंद्रगुप्त द्वितीय आते हैं। समुद्रगुप्त के बाद प्रसिद्ध शासक कौन आते हैं? चंद्रगुप्त द्वितीय। लेकिन एक उल्लेख मिलता है, जानकारी मिलती है कि समुद्रगुप्त के बाद समुद्रगुप्त के एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसके बाद देखिए दोस्तों, ऐसा उल्लेख मिलता है हमें कई ग्रंथों के माध्यम से, अभिलेखों के माध्यम से जानकारी मिलती है कि समुद्रगुप्त के बाद एक शासक होते हैं जिनका नाम था रामगुप्त। यानी समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के मध्य एक शासक का नाम मिलता है जिनका नाम मिलता है रामगुप्त। देखिए, तो समुद्रगुप्त के पश्चात और चंद्रगुप्त द्वितीय के मध्य रामगुप्त का उल्लेख मिलता है। समुद्रगुप्त व चंद्रगुप्त द्वितीय के मध्य रामगुप्त नामक शासक का उल्लेख मिलता है। ऐसा माना जाता है कि एक कमजोर शासक थे। यह कमजोर शासक थे। यद्यपि इनकी ऐतिहासिकता सिद्ध करने का कार्य 1924 में राखलदास बनर्जी के द्वारा किया गया। राखलदास बनर्जी ने सर्वप्रथम 1924 में
रामगुप्त की ऐतिहासिकता को सिद्ध किया था, ऐतिहासिकता को सिद्ध किया था। अब रामगुप्त के बारे में कुछ जानकारी भी मिलती है। जानकारी के स्रोत देखिए, इनके बारे में जानकारी के स्रोत, इनके बारे में जानकारी के स्रोत देखिए। नंबर 1, विशाख दत्त का देवी चंद्रगुप्तम। विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस की भी रचना की है। मुद्रा राक्षस जिसका अध्ययन हम मौर्य काल में कर चुके हैं। तो विशाख दत्त का देवी चंद्रगुप्तम। इसके बाद राजशेखर का काव्य मीमांसा, राजशेखर का काव्य मीमांसा। राजशेखर का काव्य मीमांसा। बाणभट्ट का हरसरित, बाणभट्ट का हरसरित, बाणभट्ट का हरसरित। और राष्ट्रकूट शासकों के अभिलेख, जैसे हम बात करें राष्ट्रकूट शासकों के अभिलेख, काम्बे, संगली, संजय, संजन, काम्बे, संगली और संजन। तो इनसे भी हमें जानकारी मिलती है। और ये जो अभिलेख है इनमें रामगुप्त की प्रशंसा की गई है। ये जो अभिलेख हैं इनमें रामगुप्त की प्रशंसा की गई है, इनमें रामगुप्त की प्रशंसा की गई है। तो ऐसा माना जाता है कि समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त शासक बना, उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे हम विक्रमादित्य के नाम से जानेंगे, ने रामगुप्त की हत्या कर दी। चंद्रगुप्त ने रामगुप्त की विधवा ध्रुव देवी के साथ विवाह कर लिया। ध्रुव देवी के साथ विवाह कर लिया। तो दोस्तों, समुद्रगुप्त के बाद हमें एक शासक का उल्लेख मिलता है जिनका नाम है रामगुप्त। जिनका नाम क्या मिलता है? रामगुप्त। इसके बाद जो अगला हमारा टॉपिक होगा, इसके बाद अगला जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। अगर हम चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की बात करें ये एक प्रसिद्ध शक्तिशाली शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। जैसे हम सामान्य बात करें, जो मेहरौली लौह स्तंभ लेख है, मेहरौली लौह स्तंभ लेख है, इस पर चंद्र शब्द लिखा हुआ है। मेहरौली लौह स्तंभ लेख का संबंध चंद्रगुप्त द्वितीय से जोड़ते हैं। इसके बारे में हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। मेहरौली लौह स्तंभ लेख क्या है? एक ऐसा लेख है जिस पर आज तक जंग नहीं लगा है। कुतुब मीनार के सामने प्रांगण में ये स्थित है। और मेहरौली लौह स्तंभ लेख में वहालिकों का भी उल्लेख मिलता है। इसी प्रकार जो चीनी यात्री थे, चीनी यात्री
फाहियान, चीनी यात्री जो फाहियान थे वो इन्हीं के समय भारत आते हैं, भारत आए थे, जिसका हम अध्ययन कर चुके हैं। चीनी यात्री फाहियान किसके समय भारत आए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय। इसी प्रकार यदि हम बात करें इसके दरबार में नवरत्न रहते थे, इसके दरबार में नवरत्न, और ये नवरत्न कहाँ रहते थे? उज्जैन में। कहाँ रहते थे? उज्जैन। उज्जैन इनकी सांस्कृतिक राजधानी थी, ध्यान रखना है। उज्जैन इनकी क्या थी? सांस्कृतिक राजधानी। इसी प्रकार चंद्रगुप्त द्वितीय ने वैवाहिक संबंधों के आधार पर साम्राज्य को मजबूत किया था। वैवाहिक संबंधों की नीति अपनाई थी इन्होंने, वैवाहिक संबंधों की नीति अपनाई थी। और प्रसिद्ध जो संस्कृत के विद्वान थे, जैसे हम बात करें कालिदास, इन्हीं के दरबार से संबंधित थे। कालिदास का संबंध किस शासक से संबंधित है? चंद्रगुप्त द्वितीय से। तो जो नवरत्न है वो कौन कौन से थे? उन नवरत्न किस क्षेत्र में किस व्यक्ति विशेष की भूमिका थी उसके बारे में अध्ययन करेंगे। चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित कौन कौन से अभिलेख हैं, इसकी कौन कौन सी उपाधियां हैं, इन सभी बातों का हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में हमने समुद्रगुप्त के बारे में डिटेल से अध्ययन कर लिया है। समुद्रगुप्त के बारे में हमें मुख्य रूप से जानकारी प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है, जिसकी रचना हरिसेन के द्वारा की गई थी, उसी प्रकार ऐरण अभिलेख से भी उनके बारे में जानकारी मिलती है। समुद्रगुप्त को सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया, वीणा बजाने के शौकीन थे, धनुर्धारी, गरुड़ प्रकार के, हमने व्याघ्र हनन, कई प्रकार के सिक्के, जो 6 प्रकार के सिक्के हैं उनका अध्ययन किया। और समुद्रगुप्त ने कहां कहां तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया, यानी उत्तरापथ की विजय, दक्षिणापथ की विजय, उत्तरी भारत के राजाओं के विरुद्ध प्रसबोधन की नीति अपनाता है, दक्षिण भारत के राजाओं के विरुद्ध ग्रहण मोक्षानुग्रहण की नीति अपनाता है। जो विदेशी राज्य थे वो अपनी कन्याओं का विवाह इनके साथ करना चाहते हैं, वो इनसे आत्मनिवेदन करना चाहते हैं, इन्हें उपहार देना चाहते हैं, गरुड़ प्रतीक जो मुद्रा है उनको अपनाना चाहते हैं। तो कई ऐसी विशेषताएं थी, कई ऐसी उपलब्धियां थी। तो उत्तरी भारत के 9 राजाओं को, दक्षिण भारत के 12 राजाओं को। इसी प्रकार समुद्रगुप्त ने 9 गणराज्यों को भी पराजित किया था। एक लाइन आप ध्यान रखेंगे, समुद्रगुप्त ने 9 गणराज्यों को भी पराजित किया था। समुद्रगुप्त ने 9 गणराज्यों को भी क्या किया था? पराजित किया था। ये भी ध्यान रखेंगे। तो हमने समुद्रगुप्त की उपाधियां देखी हैं। स्मिथ ने इन्हें भारत का नेपोलियन बताया है, स्मिथ ने। और ये धार्मिक सहिष्णुता की नीति के अनुसार शासन करते थे। बौद्ध विद्वान असंग और वसुबंधु को इन्होंने संरक्षण दिया। हर बिंदु महत्वपूर्ण है, आप इनके नोट्स बनाते रहें, साथ साथ इनको पढ़ते रहें। ये सारी बातें आपके लिए नॉर्मल हो जाएंगी, एक दो बार आप रिवाइज करेंगे, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और इसके बाद अगला जो हमारा चैप्टर होगा वो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।